आकर रस्सी लगाकर चढ़ना, ये कोशिश हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। जो अलग सोमालिया के खौफनाक पायरेट्स जिन्होंने कितने ही जहाजों को लूटा है। पूरी दुनिया जहां इन्हें एक विलन की तरह देखती थी, सोमालिया के अपने लोगों के लिए ये हीरो थे, उनके अपने रॉबिन हुड। इस पूरे सिनेरियो में सबसे मुश्किल काम है जहाज के पास आकर रस्सी लगाकर चढ़ना, ये कोशिश हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। जो अलग अलग क्लैंस के अपने लोकल गुंडे थे सोमालिया में, उनको हथियार दिए जाते थे, इसके बदले वो कहते कि ठीक है हमारे यहाँ वेस्ट डंप कर लो। इसे गन्स फॉर वेस्ट का नाम दिया जाता है। अब जहाँ कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट कर लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर यही चीज करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। पूरे देश में फूड और जॉब्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा थी कि ये पायरेसी करना ही यंग लड़कों के लिए इकलौता जरिया रह गया घर चलाने का और पेट भरने का। नमस्कार दोस्तों, 8 अप्रैल साल 2009 अमेरिका का झंडा लगाए हुए एक जहाज इंडियन ओशन से गुजर रहा था। इसका नाम था मायर्स अलाबामा। ये ओमान के देश से कीनिया जा रहा था, अपने साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड का कार्गो लिए हुए। जब ये करीब 440 किलोमीटर दूर था सोमालिया की कोस्ट से, तभी अचानक से इस जहाज के रेडार पर लाइटें चमकने लगती हैं। जहाज के क्रू मेंबर्स रेडार से स्कैन करते हैं और उनको एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर उनके मन में एक ही चीज आती है, यार फिर से नहीं। असल में बात क्या है कि पिछले 24 घंटों में 2 बार उनके जहाज की तरफ इसी तरीके की नाव आई थी, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही ये नाव करीब आती है, उन्हें जहाज के रेडियो पर सुनाई देता है, नॉर्मली इस सिचुएशन में ऐसी नाव से बचकर भागने के लिए ये जहाज अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चीज तभी काम करती है जब पायरेट्स काफी दूर हो, क्योंकि इतने बड़े जहाज की जो टॉप स्पीड है ये 18-20 नॉट से ऊपर नहीं जाती। और स्पीड बोट में बैठ के जो सोमाली पायरेट्स आ रहे हैं वो बड़ी ही आसानी से 25 नॉट से ऊपर की स्पीड पर जा सकते हैं। पायरेट्स की नाव को एकदम पास आता देख इस जहाज के कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजा दिया। सब लोग जहाज के सेफ रूम की तरफ भागे। डिफेंस के तौर पर ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। कुछ वाटर होजेस थी जो पायरेट्स के ऊपर फेंकी जा सकती थी उन्हें नाव के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं करी। कुछ ही देर में जहाज के साइड में से एक आवाज आती है सीढ़ी अटकने की। पहला सोमाली पायरेट इस जहाज के ऊपर चढ़ चुका था। इसके हाथ में थी एक AK-47 बंदूक और इसको फायर करते हुए वो कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच गए। जहाज के 19 क्रू मेंबर्स में से 14 क्रू मेंबर्स सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। 2 लोग छिप जाते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथी ब्रिज पर मौजूद रहते हैं। ब्रिज जो है वो जहाज का कमांड सेंटर होता है, जहां से जहाज को चलाया जाता है। आमतौर पर ये सबसे ऊपर और जहाज के सबसे आगे मौजूद होता है। जैसे ही पायरेट्स जहाज पर चढ़ते हैं, स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हेल्म्समैन जहाज को साइड साइड करके हिलाने लगते हैं। इसकी वजह से पायरेट्स की बोट डूब जाती है, जिससे वो भाग ना पाए। टोटल में 4 पायरेट्स जहाज पर चढ़ने में सक्सेसफुल होते हैं और इनका लीडर था 18 साल का अब्दी कादिर मूसी। ये चारों कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 क्रू मेंबर्स को घेर कर उन पर अपनी बंदूक तान देते हैं। ये कैप्टन फिलिप्स को कहते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हमको सिर्फ पैसे चाहिए। Relax, nobody get hurt. We want money. When we get paid, everything gonna be okay. जहाज को यहीं रोक दो। कैप्टन फिलिप्स जहाज के सभी इंजन बंद करवा देते हैं। पायरेट्स ने कैप्टन से पूछा कि बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, उन्हें भी साथ में इकट्ठा करके लाओ। वहां मौजूद एक क्रू मेंबर जाहिद रेजा पायरेट से कहते हैं कि जब तक बाकी लोगों को ये नहीं लगेगा कि सब ठीक है, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पायरेट्स का लीडर मूसी बाकी लोगों को देखना चाहता था, तो रेजा कहता है कि ठीक है, मैं बाकी क्रू तक आपको ले चलूंगा, लेकिन बंदूक यहीं छोड़नी पड़ेगी। मूसी तैयार हो जाता है और ये लोग नीचे जाना शुरू करते हैं। जैसे ही ये इंजन रूम के सामने से गुजरते हैं, अचानक से उस रूम से बाहर निकलकर कोई मूसी पर हमला कर देता है। ये थे जहाज के चीफ इंजीनियर माइक पेरी, जो वहां पर छिपे हुए थे। ये मूसी के हाथ पर चाकू मारते हैं और उसे भी सेफ रूम में बाकी क्रू के साथ बंद कर देते हैं। अब पायरेट्स के लीडर को सभी क्रू मेंबर्स ने पकड़कर कैद कर लिया था सेफ रूम में। ये देखकर बाकी जो 3 पायरेट्स थे वो डेस्परेट होने लगे। Where is our captain? Where is our guy? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन उनके पास अभी भी कैप्टन फिलिप्स मौजूद थे। काफी झगड़े के बाद ये पायरेट्स जहाज छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं, इस शर्त पे कि जितना भी पैसा इस जहाज में है वो इन्हें दे दिया जाएगा। और मूसी के बदले वो लोग कैप्टन फिलिप्स को अपने पास रखेंगे। जब मूसी वापस दिया जाएगा पायरेट्स को, तो कैप्टन फिलिप्स वापस दे दिए जाएंगे बाकी क्रू मेंबर्स को। $30,000 we have in the safe and you can get off this ship right now. Do we have a deal? Say we have a deal. Okay, Iris. Deal.
इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए एक लाइफ बोट की जरूरत थी जिसके जरिए ये पायरेट्स वापस जा सकते, क्योंकि इनकी बोट तो डूब चुकी थी। लेकिन लाइफ बोट को नीचे उतारने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच का इस्तेमाल करना होता है और इसे चलाने के लिए इंजन शुरू करना पड़ेगा और पूरे क्रू की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए बाकी क्रू मेंबर्स सेफ रूम से बाहर आते हैं मूसी के साथ। See, there he is. There. डील के अनुसार मूसी को वापस दे दिया जाना था पायरेट्स को और इसके बदले पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देंगे। जैसे ही उन्होंने मूसी को वापस दिया पायरेट्स को, फिलिप्स उस वक्त लाइफ बोट पर मौजूद थे। पायरेट्स को यह समझा रहे थे कि लाइफ बोट कैसे चलानी है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों पायरेट्स कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं और लाइफ बोट नीचे उतार कर निकल जाते हैं। इस पूरी कहानी को 2013 की हॉलीवुड फिल्म कैप्टन फिलिप्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। ऐसी हाईजैकिंग्स कई सालों से चल रही थी, लेकिन इनको अमेरिका के न्यूज मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिलती थी। इस घटना ने यह सब बदल कर रख दिया। पहली बार एक अमेरिकन जहाज का हाईजैक होना, उसके बाद क्रू का उस जहाज को वापस ले लेना और फिर पायरेट्स का कैप्टन को किडनैप कर लेना, ये एक बहुत ही मसालेदार स्टोरी थी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर सोमालिया के पायरेट्स की हाईजैकिंग की खबर फैलने लगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कौन थे ये सोमालिया के पायरेट्स? सोमालिया के देश में ही इतने लोग पायरेट्स क्यों बन गए और बाद में इस सब को कैसे खत्म किया गया? आइए आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों सोमालिया के देश की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मेगा होली सेल के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। ध्रुव राठी एकेडमी के तीनों कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, चाहे वो मास्टर चैट जीपीटी कोर्स हो, टाइम मैनेजमेंट कोर्स या फिर यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स। तीनों में से किसी के लिए भी कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए होली 50% ऑफ पाने के लिए। लेकिन याद रखिए सिर्फ कुछ ही और दिन तक वैलिड है। इन सभी कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर आते हैं सोमाली पायरेट्स के। नक्शे पर एक नजर डालें तो आपको दिखेगा कि सोमालिया अफ्रीका की सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। इसके ईस्ट में मौजूद है इंडियन ओशन और नॉर्थ में है गल्फ ऑफ ईडन, जो इसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से अलग करके रखता है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि अरब देश साउथ एशिया और अफ्रीका के ठीक बीच में मौजूद है। इसी एरिया से दुनिया की तकरीबन 20% शिपिंग ट्रेड होकर गुजरती है। अब इतिहास की बात करें तो नॉर्दर्न सोमालिया पर ब्रिटिश का राज था, सदर्न सोमालिया पर इटली का राज था। दोनों ही खत्म होते हैं साल 1960 में, जब देश को आजादी मिलती है और दोनों हिस्सों का यूनिफिकेशन होता है। 1 जुलाई 1960 को इस यूनिफाइड देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इसके 9 साल बाद ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 15 अक्टूबर साल 1969 सोमालिया के प्रेसिडेंट अब्दी रशीद अली के बॉडीगार्ड उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद इनके आर्मी चीफ जनरल एक मिलिट्री कू करते हैं और खुद को नया प्रेसिडेंट बना देते हैं। कुछ इस तरीके से सोमालिया में डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। अब जहां कुछ देशों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट कर लड़वाया जाता है, सोमालिया के डिक्टेटर यही चीज करते हैं क्लैंस के बेसिस पर। अफ्रीकन देशों में अक्सर अलग अलग ट्राइबल क्लैंस बटे होते हैं। सोमालिया में ये क्लैंस का नक्शा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ क्लैन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण देश में तनाव और वायलेंस बढ़ता है। धीरे धीरे ये वायलेंस बदल जाता है एक सिविल वॉर में। इस सिविल वॉर अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है 27 जनवरी साल 1991 को, जब राइवल क्लैंस मिलकर प्रेसिडेंट सियाद बारे को सत्ता से बाहर कर देते हैं। इसके बाद सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। अलग अलग क्लैंस के बीच में लड़ाई होती है देश का कंट्रोल पाने के लिए। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो नॉर्दर्न सोमालिया का हिस्सा था वो फिर से अलग हो जाता है, अपने आप को एक अलग देश घोषित कर देता है सोमालीलैंड नाम से। आज के दिन भी ये दोनों अलग अलग देश हैं अगर फंक्शनली देखा जाए तो, लेकिन ज्यादातर बाकी के देश दुनिया में इसे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। 1991 के इस एक साल में सिविल वॉर, स्टारवेशन और डिजीज के कारण एक साल के अंदर अंदर सोमालिया में 3.5 लाख लोगों की मौत होती है। और यही वो पॉइंट था जहां से सोमालियन पायरेट्स का भी जन्म होना शुरू होता है। असल में बात क्या है कि सोमालिया के पास मौजूद समुद्र एक बहुत ही बायोडाइवर्स रिच एरिया है मरीन लाइफ के मामले में। यहाँ बहुत ही बेहतरीन कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं और ढेर सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां। इनफैक्ट सोमालिया की कोस्ट पर दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मछलियां पाई जाती हैं, खासकर ट्यूना फिश, सार्डिन्स, श्रिम्प्स और रेज। जब देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो कई सारे विदेशी देशों के फिशिंग जहाज यहाँ आ गए इसका फायदा उठाने। खासकर ट्यूना फिश जैसी मछलियों की फॉरेनर्स यहाँ इलीगल फिशिंग करने लगे।
2006 की यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स करने के बाद वहां की जो कोस्ट गार्ड थी वो भी खत्म हो गई। कोस्ट गार्ड देश के कोस्ट के पास समुद्र को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और कोस्ट गार्ड नहीं होने की वजह से सोमालिया के वाटर्स फ्री फॉर ऑल हो गए। दुनिया भर के फिशिंग जहाज इलीगली आकर सोमालिया को लूटने लगे और सोमालिया के जो लोकल मछुआरे थे, फिशरमैन थे, उनका लाइवलीहुड छिनने लगा। यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग $300 मिलियन का सी फूड सोमालिया की कोस्ट लाइन से चुराया जाने लगा। ज्यादा फिशिंग करने के लिए ये विदेशी जहाज स्टील से बने ड्रैग फिशिंग नेट्स का भी इस्तेमाल करते थे। वीडियो में देखिए, ये समुद्र के फ्लोर पर डालकर ड्रैग किया जाता है इन्हें। इससे कोरल रीफ्स उखड़ जाती हैं और मछलियों के साथ साथ सोमालिया के कोस्टल लोगों की भविष्य की कमाई का जरिया भी खत्म हो जाता है। बेचारे सोमालिया के गरीब मछुआरों के पास इन विदेशी जहाजों से कंपीट करने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऊपर से जब ये इन विदेशी जहाजों को लेकर कंप्लेन करते तो ये फॉरेन फिशरमैन इन पर गोलियां और वाटर कैनन्स चला देते। और ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा